ये आकाशवाणी है। स्वस्थ भारत श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है अल्जाइमर और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली की मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। नमस्कार। आज के स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जानते हैं कि शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है, और इसमें जीवन शैली और आहार बहुत जरूरी होता है। और जीवन शैली और आहार में गड़बड़ी के कारण तमाम तरह के मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर अल्जाइमर और डिमेंशिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसे माना जाता था कि जो कि एजिंग से जुड़ी हुई है, लेकिन अब शायद इस जीवन शैली, खराब आहार और तनाव के कारण ये जो समस्याएं हैं जब उम्र की नहीं रह गई हैं, बल्कि आपके विभिन्न तरह के रोगों से जुड़ चुकी हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य और अल्जाइमर रोग। हमारे साथ जुड़ेंगे मानव व्यवहार और संबंध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र धमीजा। डॉक्टर राजेंद्र, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं और कुछ आपकी जिज्ञासाएं हैं इस विषय पर, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 23421764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूले। तो आपके सवालों के इंतजार के साथ, आपकी जिज्ञासाओं के इंतजार के साथ हम आज का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र धमीजा के साथ। डॉक्टर धमीजा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अल्जाइमर और डिमेंशिया होता क्या है, दोनों में क्या अंतर है? नवीन जी, डिमेंशिया एक ब्रॉडर टर्म है, बहुत अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि बुढ़ापे की बीमारी या बीमारी जिसमें हम यादाश्त खो देते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज आता है, लोगों की बोलने की शक्ति, लैंग्वेज की शक्ति जो है उसमें कमी आती है। इसी वजह से जो है ये जो रोग हैं उनमें से एक रोग अल्जाइमर डिजीज है। तो डिमेंशिया एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें कई तरह के जो बीमारियां हैं, और जैसे वेस्कुलर डिमेंशिया है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स डिजीज वाला डिमेंशिया है, लुई बॉडी डिमेंशिया। तो डिमेंशिया के कई जो है विभिन्न प्रकार हैं, और उसमें एक प्रकार जो है वो अल्जाइमर्स डिजीज है, जो कि मोस्ट कॉमन है। तो सबसे ज्यादा जो है यही जो है उम्र दराज लोगों में मिलता है, और इसी की पहचान करना आवश्यक है। और बाकी भी डिमेंशिया के कारण जो है, डिमेंशिया के जैसे मैंने प्रकार बताए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो ये कि क्या ये डिमेंशिया है, अगर है तो ये किस टाइप का डिमेंशिया है। जी डॉक्टर साहब, इसे कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि एजिंग के साथ होता है, उम्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या आप इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे ब्रॉडर एरिया के अंदर कि किस उम्र के बाद इसके चांसेस बढ़ जाते हैं? क्या ये अब कम उम्र में भी, वयस्कों में भी होने के जा रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। पहले ये कहा जाता था कि सठिया गया है, मतलब 60 वर्ष का हो गया है, तो थोड़ा सा ये इसमें यादाश्त की कमी हो गई, बिहेवियर में चेंज आ गया। तो 60-65 वर्ष की जो उम्र है उनके बाद ये जाना जाता था कि डिमेंशिया हो सकता है। ज्यादातर ये लोग इसी उम्र में ही पाए जाते हैं, 65 के आसपास, 70 में। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यंग जो जनरेशन है, जो यंग लोग हैं 50 में, उनमें भी हो सकता है, लेकिन उसके कारण अलग हैं। डिमेंशिया जो है यंग में जो है रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी कि ट्रीटेबल है, उसके बहुत सारे कारण हैं। और मोस्ट कॉमन कॉज जो है हेड इंजरीज, रिपीटेड हेड इंजरीज है, वो भी हो सकता है डिमेंशिया का कारण, जिसमें यादाश्त चली जाती है। तो यंग लोगों में भी हो सकता है, लेकिन उसके कारण अलग हैं। जो उम्र दराज के लोगों में होता है उसके कारण अलग है। जी डॉक्टर धमीजा, यहाँ पे एक हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। पहले हम उनका प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। सुभाष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, वैसे तो हर प्रोग्राम सराहनीय होता है सर आपका, लेकिन आज का प्रोग्राम अल्जाइमर के मतलब पर है, तो बहुत बढ़िया है सर। मैं जानना चाहूंगा
कि मतलब ये सर मतलब न्यूज में समाचार में सुना हूँ कि मतलब ये भूलने का ये क्षमता मतलब क्या मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न कर देता है क्या? और सर अगर वैसे तो हर आदमी कुछ न कुछ कभी न कभी भूल ही जाता है और फिर याद कर लेता है, कितना भी इंटेलिजेंट हो लेकिन भूल जाता है। और एक चीज और सर, क्या ये उम्र से मतलब है या कि युवाओं में भी मतलब ये अल्जाइमर का प्रकोप या प्रभावित करता है? सर धन्यवाद। डॉक्टर धमीजा। देखिए, ये जो प्रश्न है अभी मैंने दोहराया कि ये ज्यादातर उम्र दराज लोगों में होता है, अल्जाइमर्स डिजीज पर्टिकुलरली। यंग लोगों में जो भूलने की बीमारी है या जो डिमेंशिया है वो अलग प्रकार का है और मोस्टली ट्रीटेबल है। और जो उम्र दराज के लोगों में है वो हमारी उम्र के साथ साथ जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं, वो हमारी कोशिकाएं जो हैं वो एक फिक्स नंबर है, वो डुप्लीकेट या रीजनरेट या दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ईश्वर ने हमें उतनी जितनी कोशिकाएं दी हैं बर्थ के टाइम पे उतनी ही रहती हैं। और उसमें से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बाकी शरीर के अंगों के हिसाब से मस्तिष्क में भी वो चेंजेस आते हैं, तो वो कोशिकाएं कम होनी शुरू होते हैं। कुछ लोगों में बहुत जल्दी से ये होता है, कुछ लोगों में नॉर्मल एजिंग के साथ साथ होता है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं इनकी बीमारी जो है, हम अल्जाइमर्स की बात करें पर्टिकुलरली तो प्लाक्स एंड टैंगल्स हम बोलते हैं जो ब्रेन के अंदर जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से कोशिकाएं जो हैं धीरे धीरे डिके होती हैं या खत्म होती हैं और उसकी वजह से ये बीमारी होती है। अल्जाइमर्स की बात करें क्योंकि आज हम अल्जाइमर्स डे को मना रहे हैं, लोगों को पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो आज के दिन हम अल्जाइमर पे फोकस करें तो इसमें शुरुआत में मेमोरी प्रॉब्लम होती है, मेमोरी में नई लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, रिसेंट रिमोट मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकती है। मरीज ज्यादातर एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं कि क्या मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या मैंने दवाई खा ली। तो ये जब एक रेड फ्लैग है, अगर ऐसा कोई मरीज अगर ऐसा बिहेव करता है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या इसको डिमेंशिया तो नहीं है। इसमें खास बात यह है कि मरीज को कुछ नहीं पता लगता, वो कहता है मैं तो ठीक हूँ। फैमिली मेंबर्स या केयर गिवर्स को लगता है कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है या ये भूल रहे हैं या रास्ता भूल गए हैं या बैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लेन देन में प्रॉब्लम आ रही है या बिहेवियर में चेंज आ गया है, बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, इरिटेबल हो गए हैं, गुस्सा करने लग गए हैं या इनको सस्पिशन की बीमारी हो गई है, शक करने लगे हैं कि कहीं कोई उनके षड्यंत्र कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ या कुछ आवाजें सुनाई दे रहे हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं या कुछ आवाजें आ रही हैं या कुछ लोग दिख रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बाद में और भी डोमेन जो हैं अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये अल्जाइमर्स की खास बात यह है कि मेमोरी से ही शुरू होता है, आपकी प्लानिंग, आपकी एग्जीक्यूशन, आपका एग्जीक्यूटिव डिसऑर्डर, ये सब चीजें अल्जाइमर्स में होती हैं। जहां तक इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय को उठाया है कि हम सब लोग कभी ना कभी चाबी रखकर भूल गए, चश्मा रखकर भूल गए, ऐसी चीजें, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में आ जाता है। तो ये डिमेंशिया नहीं है बिल्कुल, ये एक आम एजिंग में सबके साथ होता है और ये बिनाइन फॉरगेटफुलनेस इसको बोलते हैं, नॉर्मल चीज है। हम सब लोग इस अवस्था से निकलते हैं कि कुछ चीज रख के भूल गए, बाद में याद आ गया, नाम नहीं याद आ रहा है, बाद में याद आ गया। तो ये एक नॉर्मल चीज है, ये डिमेंशिया नहीं। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। बड़ौद से महेश शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। महेश जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार। और आज मैं जानना चाहता हूँ जी, ये जो है जब आदमी की उम्र ज्यादा हो जाती है तो कुछ सामान रख के भी भूल जाते हैं और जो बात कह देते हैं फिर वो कहते हैं हमने कहा कही, ऐसा क्यों होता है? और जो है भूल जाने के साथ साथ स्वाद का भी पता नहीं लग पाता, ये बताने की कृपा करें ये ऐसा क्यों होता है? जी डॉक्टर धमीजा। हाँ, मैंने अभी भी आपको बताया कि बिनाइन फॉरगेटफुलनेस हो सकती है उम्र के साथ साथ, तो एक नॉर्मल चीज है, उसको डिमेंशिया से कंफ्यूज या अल्जाइमर डिजीज से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये सब लोगों में कभी न कभी होती है। और जो अल्जाइमर्स का कारण पूछा इन्होंने, तो मैंने ये बताया कि न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं, ये न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, कि समय के साथ साथ, एज के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ ये जो है न्यूरॉन्स का मरना या न्यूरॉन्स का खत्म होना या डिके होना या उसमें डेपोजिशन होना, जो उनकी नॉर्मल कार्य शक्ति है उसमें कमी आना, उसकी वजह से ये है। जैसे बाकी के अंग हैं हमारे, किडनी फेलियर है या लीवर फेलियर है या हार्ट फेलियर है, वो भी ऐसी अवस्था में उनका काम करना जब बंद हो जाता है तो उनको ये तकलीफ होती है। तो ऐसे ही ब्रेन में भी जब ब्रेन के सेल्स जो कोशिकाएं
थोड़ा कम हो जाती हैं या काम करना बंद करती हैं, तो ये डिमेंशिया जैसी न्यूरो डिजनरेटिव या उम्र के साथ साथ जो है रीजनरेशन वाली बीमारियां जो है हो सकती हैं। लखनऊ का रुख करते हैं, वहां से मोहम्मद आरिफ जी का प्रश्न सुनते हैं। मोहम्मद आरिफ जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ लखनऊ से। जी कहिए। जैसे सर अब काफी मतलब कोरोना के बारे में जागरूकता मतलब हर व्यक्ति को हो गई है, लेकिन क्या अभी भी जो ये मास्क है या दो मतलब गज की दूरी है जी, इस तरह की सावधानियां क्या अभी भी क्या हमारे लिए मतलब जरूरी है क्या? आपके प्रश्न का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं अल्जाइमर और मानसिक स्वास्थ्य पर। इससे जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी जी। हाँ, छोटा सवाल ये भी है जी, कहिए। जैसे अक्सर माइंड जो है, इंसान दिन भर काम करता है, शाम को घर आता है, तो घर में अगर कोई टेंशन हो जाता है तो इंसान डबल जो है परेशान हो जाता है जी। तो इस हालत में इंसान अपना माइंड को संतुलित रखना चाहे तो क्या कर सकता है? डॉक्टर साहब, इनके प्रश्न के साथ एक प्रश्न छोटा सा मैं और भी जोड़ना चाहूंगा। जिन लोगों को अवसाद की समस्या होती है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, तनाव बहुत होता है ऑफिस के काम से, घर से या और तमाम चीजों से उनको हो सकता है तनाव, क्या ऐसे व्यक्तियों में अल्जाइमर, डिमेंशिया या मानसिक रोग ज्यादा देखे जा सकते हैं कंपेयर टू अदर पर्सन? तो इनके पहले प्रश्न का भी मैं उत्तर दे देता हूँ कि आज की तारीख में मास्क लगाना आवश्यक, चाहे रूल के हिसाब से नहीं हो, लेकिन अपने सेहत के लिए, अपनी सावधानी के लिए, कोरोना से बचने के लिए इनको मास्क पहनना चाहिए जी। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है या जो कोविड प्रोटोकॉल है, कोशिश करनी चाहिए उसका पालन करें ताकि आप भी कोविड से बचे रहें और दूसरे भी कोविड से बचे रहें जी। जब तनाव की आपने बात की तो वर्क प्लेस पे तनाव या जैसे आपने कहा सुबह से शाम पर काम करते हैं और उसके बाद घर आते हैं, तो ये एक इनएविटेबल है, यानी कि ये होता ही है और ये नॉर्मल बात है कि ऐसा इसको आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप वर्क प्लेस पे जाएंगे और वहां पे डायनामिक्स ऐसी है कि तो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस होगी, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि उस स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सके ताकि आपके ऊपर, आपके मानसिक सेहत पर, मानसिक स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव ना पड़े। स्ट्रेस एक वजह है मानसिक बीमारी की और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी माइनर प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसमें एक मानसिक जो है सेहत का जो विषय जुड़ा हुआ है। और ये भी देखा गया है कि जब ये बहुत लंबे टाइम तक या बहुत सीवियर अगर स्ट्रेस रहती है तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं और ये लोगों में पाया जाता है। तो कोशिश करें कि वर्क प्लेस पे अपना इंटरपर्सनल रिलेशंस ऐसे बना के रखें, वर्क को प्रेशर में ना करें, अपने हिसाब से जो है प्रायोरिटी वाइज काम करें और दोस्तों को बनाए रखें, दोस्ती सोशल कनेक्शन बनाए रखें ताकि आपका स्ट्रेस एट वर्क प्लेस कम हो और आप घर में जाएं तो अपना जो है वर्क पे ही छोड़ के जाएं और घर में आकर अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं ताकि आपको उस डिस्ट्रेस किया जा सके और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सके। जी, स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य और अल्जाइमर रोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, जो आपके प्रश्नों का इस समय उत्तर दे रहे हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फोन नंबर है 23421764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। इस समय दिल्ली के सागरपुर से तापस हमसे जुड़ चुके हैं। तापस जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, नमस्कार। मैं तापस, सागरपुर, न्यू दिल्ली से। सर मेरा 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा सुनिए जी। एक तो जो भूलने का बीमारी है, ये आम मनुष्यों में ना होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये क्या मतलब खान पान व क्या चीज करना चाहिए जिसका फलस्वरूप मानव शरीर में, आम मनुष्यों में ये भूलने का बीमारी नहीं होगा? दूसरा क्वेश्चन है, मेरे मोबाइल में मैसेज आया था 81 टेस्ट प्लस 81 से भी ज्यादा, मतलब 81 टेस्ट करेगा मानव शरीर का, वो ओनली 399 रुपीज। क्या ये वास्तव में ये संभव होगा? इसका बारे में भी बताने का कष्ट कीजिए, क्योंकि हमारे जैसे करोड़ों भारतवासी का फोन में मेरे ख्याल में ऐसा मैसेज आता है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ। प्लीज सर बताने का कष्ट कीजिए, प्लीज। धन्यवाद। डॉक्टर धमीजा, इनका पहला प्रश्न है कि खान पान में क्या सुधार किया जा सकता है या क्या खान पान के कारण भी हम इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो क्या बदलाव करने चाहिए?
बहुत अहम सवाल है प्रिवेंशन के ऊपर, प्रिवेंटिव जी हम बात करते हैं कि बचाव में ही बचाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उस पे अगर हम ध्यान देंगे तो शायद हम इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे, जिसमें डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज भी है जी। तो इन्होंने बात की कि डाइट और न्यूट्रिशन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट पे ध्यान देना। हम ये रिकमेंड करते हैं सभी मरीजों को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें जी। और कोशिश करें कि भोजन जो है जिसमें हरी सब्जियां और फ्रूट्स और सैलेड उसको बढ़ाएं, यानी कि जो हम रोजमर्रा के जीवन में कम से कम 5 सर्विंग हमारी फ्रूट्स और सैलेड की होनी चाहिए। एक पौष्टिक आहार, बैलेंस आहार लेना चाहिए जिसमें उचित मात्रा में प्रोटीन्स हो, उचित मात्रा में वसा हो और उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो। कोशिश करें चीनी और चीनी से संबंधित जैसे दूसरे पदार्थ हैं जिसमें इजीली अवेलेबल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर रहती है या जैसे बहुत मिठास वाली चीजें हैं वो ना खाएं या कम करें, और नमक का सेवन भी थोड़ा कम करें। तो ये बचा जा सकता है जो हमारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से या डीजेनरेटिव बीमारियों से, और भी बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है जिसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। ये सब अगर हम अपनी डाइट को ठीक रखेंगे, खान पान को ठीक रखेंगे तो ये बीमारियों से दूर रहेंगे। हम बात करते हैं दूसरे देशों में मेडिटेरियन डाइट की, जिसमें यही हरी सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट का सेवन रहता है, लेकिन हम उनको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर आप बहुत फ्राइड वेजिटेबल कर देंगे, जैसे कि पालक के पकोड़े खा लेंगे, तो वो पालक नहीं रहेगी। तो अच्छा यही है कि कम तली चीजें, डीप फ्राइड चीजें को ना खाएं और उनसे दूर रहें, और जितनी भी हमारी फ्राइड चीजें हैं उनसे अगर हम दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आजकल एक नया स्लोगन आया है कि वॉकिंग इज ए न्यू मेडिसिन जी। हर रोज अगर आप 30 से 40 मिनट वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे और कम से कम हफ्ते में 5 दिन करेंगे, यानी कि 150 से 200 मिनट अगर आपके वॉकिंग रहेंगे हफ्ते में, सप्ताह भर में, तो आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ लास्टली ब्रेन हेल्थ की भी बात करनी चाहिए कि ब्रेन की फिटनेस के लिए, जिसको हम कॉग्निटिव फिटनेस बोलते हैं, वो भी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अति आवश्यक है। और उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप नई लैंग्वेज सीखिए, सोशली कनेक्ट रहिए, फ्रेंड्स बनाइए और हॉबी नहीं बनाइए, ताकि आपकी जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, जो मस्तिष्क की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो एक्टिव रहें और वो जो है आपस में कनेक्शंस, उनके नेटवर्क जो हैं वो तेज रहें। और इसलिए ये कॉग्निटिव फिटनेस या कॉग्निटिव रिजर्व, ये सब चीजें जो हैं, कैपेसिटी जो है हमारी ब्रेन की, वो बनी रहे और सुदृढ़ रहे, ताकि हम बीमारियां जैसी अल्जाइमर्स डिजीज है या डिमेंशिया है या दूसरी बीमारियां उनसे दूर रहें जी। दिल्ली से ब्रिजमोहन अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनका प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। ब्रिजमोहन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार है जी। जी नमस्कार सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारी पत्नी 12 घंटे सुबह बोलती रहती है, मतलब बेटा बीमार हो गया था, पहले गायबी हो गया 3 साल के लिए, अभी उसका इलाज हुआ है, तो वो उसके दम में बोलती रहती है, मतलब 12। डॉक्टर साहब 12 घंटे कह रहे हैं कि लगातार वो बात करती रहती है, उनका बेटा बीमार था, किस तरह के मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं? देखिए, ये ज्यादा तेजी में आना या तेजी में बोलना भी एक मानसिक समस्या है, मानसिक बीमारी है। अब ये उचित तरीके से अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर या साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन में जाकर असेसमेंट कराएं, चाहे वो मैनिया है या बाइपोलर है या और कोई माइनर प्रॉब्लम है, तो ये उचित तरीके से जांच होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होनी चाहिए, और उसके बाद इनको बताया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और फिर उचित उसका इलाज किया जा सकता है। तो ये अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास इनको लेके जाना चाहिए अपनी पत्नी को, और डिटेल में असेसमेंट करनी चाहिए। ये बिल्कुल हो सकती है, मानसिक समस्या, मानसिक बीमारी हो सकती है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति को कैसे खुद पता चलेगा कि वो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है या मानसिक समस्या से वो जूझ रहा है? क्योंकि अक्सर हर व्यक्ति यही सोचता है मैं तो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूं, और दूसरा व्यक्ति उसको बताता है कि नहीं, कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत है। स्वयं हम किस तरह से अपने आप को पहचान सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसको हम लैक ऑफ इनसाइट बोलते हैं कि आपको खुद नहीं पता है कि आपको क्या बीमारी है। आपको दूसरे लोग बीमार नजर आते हैं, जबकि फैमिली वालों को पता है कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपकी जो है बिहेवियर ठीक नहीं है।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो रेड फ्लैग्स हम बोल सकते हैं। जैसे इन्होंने ये कहा कि बहुत तेजी में है, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं या बहुत कम बोल रहे हैं, उदास हैं, एपैथी है, ये रोने का मन करता है, खाने का मन नहीं है, भूख नहीं है, सोने का जो है पैटर्न ठीक नहीं है, या नींद नहीं आ रही है, या नींद आकर थोड़ी फ्रेश नींद नहीं है, या जल्दी जो है आप जाग रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है एक सूचक हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं कि हो सकता है कि आपको जो मानसिक बीमारी हो। बहुत तेजी वाली, बहुत आचरण में आपका व्यथा आना और ये सब जो आपका बिहेवियर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है कि आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं विनोद कुमार दिल्ली से। आइए उनका प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी सर। जी हेलो। हाँ विनोद जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी सर। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? मेरा नाम सर विनोद कुमार है। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका विनोद जी? सर मेरा प्रश्न ये, कोरोना के अंदर ना मेरे किसी नॉन की डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी सर उनकी वाइफ को ये लगता है कि सर वो जिंदा है, तो क्या रीजन है सर? डॉक्टर धमीजा। देखिए, एक नॉर्मल ग्रीफ या ग्रीविंग पीरियड हम कहते हैं वो 3 महीने तक हो सकता है, 6 महीने तक, कुछ लोगों में ज्यादा भी हो सकता है, 3 से 6 महीने के बीच में। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर उनको ये लगता है कि इनके व्यवहार में कुछ चेंज आया है, या उनको एक वहम है, या उनको एक ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके पति अभी भी जिंदा है, तो ये उचित नहीं है और ये इनको बिल्कुल जाकर अपनी इवैल्यूएशन करानी चाहिए। इनसे डिटेल में बात की जाती है और वह जो है इनका असेसमेंट रहता है कि ये ऐसा क्यों फील कर रही हैं एक नॉर्मल ग्रीविंग पीरियड के बाद। जी डॉक्टर साहब, ये जो अल्जाइमर या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी रोग हैं, क्या ये जेनेटिक होते हैं, क्या आनुवंशिक हो सकते हैं क्या ये? देखिए, ज्यादातर हम एजिंग की ही बात करते हैं और उसमें बहुत कम परसेंटेज जो है 5 से 10% जो है जेनेटिक भी हो सकते हैं। अभी इसमें साइंस में अभी शोध जारी है और हम उन कारणों की जेनेटिक जीन्स की भी कोशिश कर रहे हैं पता करने की जिनकी वजह से ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मरीज जो हैं वो अनुवांशिक के नहीं होते हैं, लेकिन अनुवांशिक बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कम मात्रा, कम लोगों में ये होता है। जी डॉक्टर, अल्जाइमर और मानसिक स्वास्थ्य से और मानसिक रोग से जुड़ी समस्याओं के लिए कौन कौन सी जांच जो है वो आवश्यक है और किसी पीड़ित व्यक्ति को करवानी चाहिए? देखिए, ये साइकियाट्रिस्ट जो विशेषज्ञ हैं, ये जांच कर, ये जब हम आपसे बात करते हैं, मरीज से बात करते हैं, डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं या उनकी कहानी सुनते हैं और कैसे कैसे ये सब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ज्यादातर चीजें जो है उसी से ही डायग्नोस होकर पता लगती हैं कि आपकी अच्छी जांच, अच्छी हिस्ट्री जो है आपके से बातचीत करके, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा जो है कुछ जांचें ऐसी हैं जो हेल्प कर सकती हैं, पर्टिकुलरली ऐसी टाइप ऑफ डिमेंशिया में जो रिवर्सिबल हैं, जो ट्रीटेबल हैं, या जो रैपिडली प्रोग्रेसिव हैं, जो बहुत जल्दी जो है तेजी से बढ़ती हैं, या फिर बहुत यंग लोगों में है। तो इनमें एमआरआई जो है ब्रेन की या सीटी स्कैन बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ बायोकेमिकल टेस्ट जो है, जैसे किसी को थायराइड की जांच करवानी चाहिए सब लोगों को जिनमें लगता है कि ट्रीटेबल है, B12 विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत सारी और ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से डिमेंशिया जैसी बीमारी हो सकती है, लुक अलाइक जिसको हम बोलते हैं या मिमिक्स बोलते हैं। तो ये सब चीजों की जांच होनी चाहिए और इसमें अहम एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, जिसमें थायराइड, B12 और रिपीटेड बाकी के जो रूटीन टेस्ट हैं वो होने चाहिए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं यामीन भाई, आइए उनका प्रश्न सुन लेते हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला जी। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है, क्या आगे चल के उनको भी अल्जाइमर हो सकता है क्या जी, भूलने की आदत से? जी डॉक्टर धमीजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। देखिए, डिप्रेशन के बहुत अच्छे लक्षण जो हैं, इम्पोर्टेंट लक्षण जो मैं आपको बता देता हूँ कि मन नहीं लगना या रोने का मन करना या रुचि नहीं होना, जैसे कि मरीज जो है अखबार नहीं पढ़ते हैं या टीवी नहीं देखते, मन नहीं करता है, बच्चों के साथ बैठ के खेलने का मन नहीं करता है, या फिर आपको शाम के टाइम पे हिम्मत नहीं है या एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है किसी काम करने की, नींद में या खाने में दिक्कत है, नींद ज्यादा खा रहे हैं या ज्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, और अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा, 2 सप्ताह से ज्यादा रह रहा है, तो हो सकता है कि आपको ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं और उसका जांच करवाकर ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो सकता है और अपने मानसिक रोग स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। जहां तक लिंक की बात है कि डिप्रेशन और अल्जाइमर डिजीज का,
तो अभी शोध जारी है। दोनों ही मानसिक रोग की बीमारियां हो सकती हैं और इकट्ठे दोनों एक साथ एक ही समय पर भी हो सकती हैं। लेकिन ज्यादातर अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को जो साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं वो इरिटेबिलिटी, अग्रेसिवनेस, ज्यादा गुस्सा करना, बिहेवियर में चेंज आना और पर्टिकुलरली शाम के टाइम पे जिसको हम सन डाउनिंग बोलते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। और डेफिनेटली अल्जाइमर्स के पेशेंट को ये सब मानसिक रोग के लक्षण भी आ सकते हैं याददाश्त खोने के साथ साथ जी। लेकिन सबसे पहले मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, याददाश्त की प्रॉब्लम आती है और बाद में अल्जाइमर के पेशेंट्स को दूसरी तरह के जो मैंने बताया कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली के सुल्तानपुरी से हीरालाल जी। आइए उनका भी प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुन लेते हैं। हीरालाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जैसे एग्जामिनर का आप बता रहे हैं, मानसिक रोग एग्जामिनर का दिल्ली के हॉस्पिटल में कौन कौन से हॉस्पिटल में इसका जांच होता है? एक लक्षण बता रहा हूँ, जैसे कि चलते समय चलने की इच्छा नहीं होती है, शरीर भारी भारी लगता है, क्या एग्जामिनर से ये रिलेटेड है? कृपया घोर काटना नहीं, इसका उत्तर बताइए। जी डॉक्टर साहब, इनके साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं। अल्जाइमर का जो रोग है वो क्या सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाता है या सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, और किस स्थिति में मनुष्य को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है? देखिए, अल्जाइमर्स बेसिकली प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनेटिव डिजीज है, यानी कि उम्र के साथ साथ और बढ़ती हुई बीमारी है। ये ट्रीटेबल नहीं कह सकते हैं, इसको कंट्रोलेबल है कि आप इसको सिम्टम्स को जो है आप मैनेज कर सकते हैं और कंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते हैं कि आपको बिल्कुल रिवर्स कर दें। जैसे कि किसी को मलेरिया का बुखार हुआ, आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए और भूल गए, ऐसा नहीं है। जहां तक आपने सर्जरी की बात की, तो अल्जाइमर्स के पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। दवाइयां देते हैं हम जिससे उनकी जो है स्थिति थोड़ी सी सुधरे और ठीक रहे। लेकिन कुछ डिमेंशिया जैसे हैं जिसको जैसे कि सबड्यूरल हीमाटोमा बोलते हैं, जो ब्रेन के बाहर जो है अगर खून जम जाए तो उसको अगर हम निकाल सकते हैं तो निकाल देते हैं ताकि वो ठीक हो सकता है। लेकिन अल्जाइमर्स के पेशेंट में सर्जरी एक मैनेजमेंट का जो है मोडेलिटी नहीं है या एक तरह का उपचार नहीं है। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के हम अंत में अब उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे एक बार फिर कि दिल्ली में कौन कौन से अस्पताल, कौन कौन से चिकित्सालय ऐसे हैं जहां पे रोगी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, और इन रोगियों की विशेष देखभाल कैसे करनी चाहिए उनके परिवार वालों को? ये बहुत संक्षेप में डॉक्टर साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केयर गिवर्स जो हैं, जो केयर करते हैं फैमिलीज के मेंबर्स, उनकी भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो तो एक पेशेंट है, मरीज है, तो केयर गिवर्स को उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए और उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और उनको प्यार से और प्यार भरे वातावरण में रखना चाहिए, ना कि उनको गुस्से से जवाब देना चाहिए या रिएक्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में कौन कौन से अस्पताल हैं? बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जिसमें हमारा भी हॉस्पिटल है जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, इभास जिसको हम कहते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा साइकेट्री और न्यूरोलॉजी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, शायद एशिया में सबसे बड़ा मरीजों का वहाँ पे नंबर है। और इसके साथ साथ बाकी जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, चाहे वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल हो, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, चाहे वो सफदरजंग हॉस्पिटल हो, ये सब सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली सरकार के लोकनायक हॉस्पिटल हैं, पंत हॉस्पिटल हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल हैं। तो ये सारे मैं आपको गिनाता जाऊंगा, तकरीबन सभी बड़े हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है और वहां पे इनका उपचार भी होता है। लेकिन इभास जो हमारा हॉस्पिटल है वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है न्यूरो साइकेट्री के लिए, और ये शाहदरा में है और वहां पे मरीजों को आना चाहिए। और बहुत मरीज हैं वहां पे, और शायद एशिया का सबसे बड़ा साइकेट्रिक सेंटर है। डॉक्टर धमीजा, हमसे जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे स्वस्थ भारत श्रृंखला के अंतर्गत अल्जाइमर और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।